नमस्कार। आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू, क्या वो वाकई एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का शिकार हुए? देखिए, कुछ दस्तावेज हैं जो ठीक यही दावा करते हैं। तो आज हम इन्हीं दावों और आरोपों की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों के मुताबिक आखिर कहानी है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है वो ये है, पूज्य श्री आसाराम बापू को आखिर किसने और सबसे जरूरी क्यों फंसाया? यही वो सवाल है जो स्रोत दस्तावेज उठाते हैं और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी की तह तक ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये दस्तावेज क्या कहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आश्रम के गद्दारों से। जी हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक जो सबसे पहला और चौंकाने वाला आरोप है वो ये है कि ये पूरी साजिश कहीं बाहर से नहीं हुई बल्कि घर के अंदर से हुई थी। मतलब दोषी कोई बाहरी नहीं बल्कि आश्रम के ही कुछ लोग थे। और देखिए, इस बात पर जोर देने के लिए स्रोत दस्तावेज साजिश करने वालों की तुलना इतिहास के दो सबसे बड़े गद्दारों जयचंद और मीर जाफर से करते हैं। कहने का मतलब साफ है कि धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। और यहाँ भी आरोप यही है कि ये धोखा कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आया। तो साफ साफ कहा जाए तो इन दस्तावेजों का जो मेन दावा है वो यही है कि आसाराम बापू को फंसाने वाले कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे बल्कि वो उनके अपने ही आश्रम के कुछ संचालक थे जिन पर भरोसा किया जाता था, लेकिन वो विश्वासघाती निकले। तो सवाल उठता है कि ये साजिशकर्ता थे कौन और आखिर वो चाहते क्या थे? देखिए, स्रोतों के मुताबिक ये नमक हराम संचालकों का एक पूरा ग्रुप था और उनका मकसद सीधा साधा आश्रम की जो हजारों करोड़ों की संपत्ति थी उस पे कब्जा करना। और ये कोई रातों रात बनाया गया प्लान नहीं था। कहा जाता है कि ये लोग कई सालों से बापू को फंसाने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है, तो आरोप तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी आरोप को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस साजिश वाले दावे के समर्थन में ये दस्तावेज क्या सबूत सामने रखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दावा जुड़ा है आरोप लगाने वाली लड़की की पहचान से। इन दस्तावेजों का कहना है कि वो लड़की असल में उन्हीं नमक हराम संचालकों में से एक की बेटी थी और इस कनेक्शन को जानबूझकर सबसे छिपाया गया। अब आते हैं दूसरे दावे पर जो मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा है। स्रोतों के मुताबिक जो शुरुआती मेडिकल जांच हुई थी उसमें आसाराम बापू को क्लीन चिट दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती रिपोर्ट में किसी भी तरह के अपराध का कोई संकेत नहीं मिला। तीसरा सबूत जिसका जिक्र होता है वो है एफआईआर में किया गया एक कथित बदलाव। दावा यह है कि एफआईआर में जो मूल आरोप था वो रेप का था, लेकिन बाद में इसे बदलकर सिर्फ छेड़खानी कर दिया गया। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठाया जाता है कि इतना बड़ा बदलाव क्या बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत या प्रशासनिक दबाव के मुमकिन है? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इन दस्तावेजों का दावा है कि ये जो कोशिश थी ये पहली नहीं थी बापू को रास्ते से हटाने के लिए। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी थी जो नाकाम हो गई। और इस पिछली साजिश को एक नाम भी दिया गया है, कल्कि कांड। बताया जाता है कि ये साजिश भी संचालकों के उसी ग्रुप ने रची थी और इसका मकसद भी बिल्कुल वही था, किसी भी तरह आसाराम बापू को रास्ते से हटाकर पूरे आश्रम पर कब्जा करना। एक तरह से इसे मौजूदा मामले का एक ड्राई रन या तैयारी भी कह सकते हैं। तो ये कल्कि कांड की योजना थी क्या? चलिए इसको समझते हैं। स्रोतों के मुताबिक प्लान के 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, पहले तो ये अफवाह फैलाओ कि बापू कल्कि अवतार के रूप में दोबारा जन्म लेंगे। स्टेप 2, फिर ये दावा करो कि बापू अपनी मर्जी से समाधि लेना चाहते हैं। स्टेप 3, और इसी समाधि की आड़ में चुपचाप उन्हें रास्ते से हटा दो। और आखिरी स्टेप, दुनिया के सामने ऐलान कर दो कि समाधि पूरी हो गई ताकि किसी को शक भी ना हो और आश्रम पर कब्जा हो जाए। लेकिन इस प्लान में एक ट्विस्ट आ गया। सबसे हैरान करने वाली बात जो दस्तावेज बताते हैं वो ये है कि बापू को इस पूरी साजिश की भनक पहले ही लग गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुद मंच पर आकर अपने सारे अनुयायियों के सामने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। तो इन सब दावों और कहानियों के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? आखिर में कौन से बड़े सवाल हैं जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं? चलिए अब तक जो भी हमने देखा उसको एक बार समेटते हैं।
तो अगर पूरी कहानी को एक नज़र में देखें तो आरोप क्या है? पहला, ये कि साजिश अंदर से हुई, बाहर से नहीं। दूसरा, इसका मकसद था संपत्ति का लालच। तीसरा, इसे सपोर्ट करने के लिए 3 सबूत दिए जाते हैं: आरोप लगाने वाले की छिपी हुई पहचान, क्लीन मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर में किया गया बदलाव। और चौथा, कि ये कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि कल की कांड जैसे विश्वासघात के एक पूरे पैटर्न का हिस्सा थी। और आखिर में हम इस पूरी बातचीत को उसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जो ये स्रोत दस्तावेज उठाते हैं। सवाल ये है कि अगर साजिश करने वाले वाकई आश्रम के ही गद्दार संचालक थे तो फिर उनकी सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाई जाती? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने पीछे कई और सवाल छोड़ जाता है।